गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एनसीईआरटी क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि हम 10th क्लास के साइंस विषय का थर्ड लेसन कर रहे थे, आज हम उसके 5वें भाग के बारे में बात करेंगे। यह हमारा लास्ट सेकंड लेक्चर रहेगा थर्ड लेसन पर, और जो कल लेक्चर आएगा वो लास्ट होगा हमारे थर्ड लेसन का। आज हम बात करेंगे धातु और अधातुओं का आपस में क्रिया। तो मैं पॉइंट का नाम लिख देता हूं, धातु एवं अधातु की आपस में या परस्पर क्रिया। हेडिंग का नाम क्या है? धातु एवं अधातु की आपस में क्रिया या धातु व धातु से यौगिकों का निर्माण किस प्रकार होता है समझाएं। तो ये प्रश्न आ गया, और इस प्रश्न को करने से पहले या इस हेडिंग को समझने से पहले आपको कुछ धातु, अधातु और उत्कृष्ट धातुओं के बारे में ज्ञान होना चाहिए। उत्कृष्ट धातु या गैंसे, मतलब धातु नहीं होती, ये गैंसे होती है। वैसे उत्कृष्ट धातुएं या उत्कृष्ट गैंसे कौन सी होती है? तो उत्कृष्ट गैंसे वो होती हैं जो आवर्त सारणी में वर्ग संख्या 18 में आती है। जो आवर्त सारणी में वर्ग 18 में आती है, या आवर्त सारणी जब आपने देखी होगी तो लास्ट के अंदर जो लास्ट में एक खाना होता है या एक लास्ट में एक वर्ग होता है बड़ा सारा, उस वर्ग में जितने भी तत्व है वे सभी उत्कृष्ट कहलाते हैं, अर्थात जिनका अष्टक पूर्ण होता है या बाह्यतम कोश में पूर्ण इलेक्ट्रॉन होते हैं या जिनका विन्यास पूर्ण होता है। तो जैसे हम दो याद करेंगे, हीलियम 2 नहीं 3, हीलियम, नियोन और आर्गन। हीलियम आता है 2 पर, नियोन आता है 10 पे और आर्गन आता है 18 पे। हीलियम आता है 2 पे, नियोन आता है 10 पे, आर्गन आता है 18 पे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे, साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या तो 1s 2s में भरे या KLMN में। तो मैं KLMN में भर देता हूं, KL और M में। मतलब पहली कक्षा में 2 आते हैं, दूसरी कक्षा में 8, और तीसरी में यदि किए जाए तो 2n की स्क्वायर बताई थी, 3 की स्क्वायर 9 होती है, और 9 दूना 18 इलेक्ट्रॉन, जैसा कि मैंने आपको बताया था। में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हीलियम के पास होते ही 2 है, तो L और M में कुछ नहीं भरा जाएगा। जबकि नियोन की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया था बेसिक क्लासों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भरा जाता है। तो वही चीज है कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, दूसरी में 8, और तीसरी के अंदर 18। 2, 8, 18 ऐसे हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वहां भरने की कोशिश की थी। मैंने आपको एक और मॉडर्न वे करवाया था, 2s 2p 3s, फिर ऐसे ही 3p, फिर 3d 4s2, ये वाले हम कर रहे थे वहां। आज हम उसी के अलावा KLMN का वे कर रहे हैं। हीलियम 2 पर आता है आवर्त सारणी में, हाइड्रोजन और हीलियम उस कॉर्नर में। ये उत्कृष्ट गैस है, 18वां वर्ग, इन्हें शून्य वर्ग भी बोलते हैं, नोबल गैसेस का वर्ग भी बोलते हैं। ये जब लेसन आएगा आवर्त सारणी वाला, नेक्स्ट से अगले वाला, तब मैं आपको डीपली समझा दूंगा। अब आप याद रख लीजिए, हीलियम पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी दोनों कक्षाएं खाली, अर्थात इसके लिए K यूज होता है। नियोन 10 पर आता है, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8। आर्गन पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, 18। और बच्चे कितने देखो, 8 और 2 10, बच्चे 8, 18 नहीं, 8 और 2 10, टोटल 18 है, 8 और 2 10 होते हैं, बच्चे 8 आएंगे किसमें? M कक्षा। तो आपने गौर से देखा, बाह्यतम कक्षा वो होती है जो बाहर से पहली होती है, तो देखें M कक्षा अर्थात तीसरी कक्षा में आर्गन में 8 इलेक्ट्रॉन, अर्थात इसका अष्टक पूर्ण है। नियोन में बाह्यतम कक्षा L है, और L के अंदर अर्थात दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने? 8 है, तो इसका भी अष्टक पूर्ण है। हीलियम बाह्यतम कक्षा सिर्फ K है, अर्थात पहली, और पहली में 2 है। मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम को छोड़ के सभी बाकी धातुओं या बाकी जितने भी तत्व है, धातुएं नहीं, जितने भी तत्व है, उन सभी के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होनी चाहिए? 8, और इनमें 2 हो तो भी ये स्थायी होते हैं। तो ये उत्कृष्ट गैस है, हमारी बुक में 3 दी गई है, तो मैंने आपको 3 करवा दी, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ धातुओं की। धातुएं लिखना चाहिए भी, कुछ धातुओं में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, दिख रहा है क्या नीचे? Al, ठीक है। सोडियम आता 11 पर है, मैग्नीशियम 12 पर, एल्यूमिनियम 13 पर। याद दिख नहीं रही होगा, ये 13 है।
मैग्नीशियम सोडियम 11 पर आता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा जाए तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, 8 और 10 बचा 1, तीसरी कक्षा में 1। मैग्नीशियम 12 पर आता है, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 2, 2 और 8 10 और 2 12, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 1, 8 और 2 10 और 3 13। एल्यूमिनियम 13 पर, सोडियम धातुएं, यहां से ये पहले उत्कृष्ट गैसें थी, अब ये धातुएं, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम 3 धातु लिखी, मैं वही धातुएं करवा रहा हूं जो किताब में दी हुई है, उसके अलावा नहीं, बाकी धातुओं में यहां लिखता हूं। नेक्स्ट है पोटेशियम और कैल्शियम। पोटेशियम 19 पे, कैल्शियम 20 पे। पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20। 19 कैसे? 2 8, 2 और 8 कितने होते हैं? 10, फिर 8 और 1। अब आपने जो 1 भरा है वो इसमें नहीं भरा जाएगा, वो अगली कक्षा में जाएगी, चौथी KLM हो रहा N क्लास में, N में 1। हमने अष्टक का नियम पढ़ा था। अष्टक नियम ये कहता था कि सभी परमाणुओं के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं और 8 के बाद जैसे नया इलेक्ट्रॉन भरा जाता है वो 1 से गिनती स्टार्ट होती है, और इसमें आप 18 एक साथ नहीं भर सकते। पहले आप इसमें 8 भरेंगे और 1, फिर जितने आएंगे उसको अगली क्लास में। मुझे पता थोड़ा कम समझ में आ रहा है, थोड़ा ध्यान दें। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना हार्ड नहीं। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 8। 8 के बाद आप जो गिनती स्टार्ट करेंगे आप 9 भरेंगे। 9 नहीं, आपको 1 से करनी है, और 1 से इधर से नहीं, चौथी कक्षा में 1 डालना है। उसके बाद आप वापिस जितने आएंगे वो फिर पीछे भरेंगे। सीधी सी बात है। कैल्शियम में 2, L में 8, M में 8 और N में 2। देख लीजिए 2 8 10 और 20। और मैंने आपको इसका सबसे अच्छा तरीका बताया था 1sp2, 2sp2, 2p6, 3sp2, 3p6, फिर डाला था 4s, 6 और 2 8, ये 10 18 और 1 19। कैल्शियम का ऐसे बना था 1sp2, 2sp2, 2p6, 3sp2, 3p6, 4s2। पहली कक्षा में मतलब अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, अंतिम में 2। तो यहां भी देख लीजिए अंतिम में 1 और अंतिम में 2। ये ज्यादा अच्छा तरीका है इससे, पर बुक में ये दिया हुआ है तो मैंने बुक वाला भी करवा दिया, और मॉडर्न लैंग्वेज तो आपको मैंने पहले ही करवा दी थी। तो ये धातुएं 3 और 2 5 दी हुई है बुक में। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम और कैल्शियम मैंने सभी को फिल करवा दिया। अब हम करेंगे कुछ है धातुएं। अब देखें ए धातुएं। सबसे पहले नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नाइट्रोजन आता है 7 पे, ऑक्सीजन आता है 8 पे, फ्लोरीन आता है 9 पे। हमने यही सीखा है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। नाइट्रोजन 7 पे, 2 और 5 7, ऑक्सीजन 2 और 6 8, फ्लोरीन 2 और 7 9। और यहां देखिए ये दोनों कक्षाएं खाली हैं, मतलब ये नहीं फिल होंगी। तो अगर नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश की बात करें, दूसरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 6 और फ्लोरीन के 7 होंगे। नेक्स्ट है फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। नीचे दिख रहा है? हाँ जी। तो फास्फोरस 15 पे, सल्फर 16 पे, क्लोरीन 17 पे। फास्फोरस 15 पे और सल्फर 16 पे, क्लोरीन 17 पे। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए आवर्त सारणी के पहले 1 से 20 आपको तत्व याद होने चाहिए। फास्फोरस 15 पे, 2 8 10 और लास्ट एंड कक्षा में 5। ऐसे ही सल्फर 2 8 और 6 16, 2 8 और 7। तो आसान है। फास्फोरस के बाह्यतम कोश अर्थात तीसरी एम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सल्फर के बाह्यतम कोश अर्थात एन क्लास या थर्ड क्लास में 6 और क्लोरीन के लिए 7 होते हैं। तो ये कुछ धातु है, धातु और उत्कृष्ट गैसें थी जो हमारे बुक में लिखी हुई थी, जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ था, जो मैंने फिल करवा दिया। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं,
मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वापिस से समझा दूंगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो प्रीवियस जो बेसिक क्लास है उसमें ये मैंने करवाया हुआ है, वहां आराम से आप देख सकते हो। अब हम करेंगे इन धातु व अधातुओं और उत्कृष्ट गैसों की सहायता से कुछ यौगिकों का निर्माण। उत्कृष्ट गैसों से निर्माण नहीं करेंगे, धातु और अधातुओं से करेंगे। जैसे हमारे बुक में सबसे पहले दिया हुआ है NaCl का निर्माण, सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे किया जाता है। तो मैं ये हेडिंग इरेज कर रहा हूं, आपकी लिखी हुई है, आप आराम से ये हेडिंग ही रहने देना। मैं डालता हूं न्यू हेडिंग, इसी के अंदर छोटी वाली, सोडियम क्लोराइड का निर्माण बहुत आसान है। देख लीजिए, मैं आपको पहले समझाता हूं फिर थ्योरी लिखेंगे। सोडियम 11 पर आता है, क्लोराइड 17 पर। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा जाए KLM में, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 1, इसमें भरा जाए पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 7। तो अब आपको दिख रहा होगा सोडियम के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अष्टक नियम के अनुसार बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पर इसके पास 1 है। देख लीजिए, सोडियम के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के 7 है। तो अष्टक नियम के अनुसार धातुओं के या कोई भी तत्व है उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो हम इसमें 8 इलेक्ट्रॉन कैसे करें? या तो सोडियम के 1 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कक्षा में, या तो ये 1 त्याग दे या 7 ग्रहण कर ले। तो 1 त्यागना आसान है, तो ये 1 का त्याग करता है। सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, और जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, मतलब Na+ और E- बनाता है, तब यहां इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इस प्रकार Na+ का निर्माण होता है। क्लोरीन अब क्या करेगा? या तो 7 इलेक्ट्रॉन त्यागे या 1 ग्रहण करे। तो ये क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। अब ग्रहण किससे करेगा? इसने जो त्यागा, सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन त्यागा, वो क्लोरीन ग्रहण करेगा और Cl- का निर्माण करेगा, और बाह्यतम कोश में अपने कितने कर लेगा? 8 इलेक्ट्रॉन। और थोड़ा समझो आराम से, मैंने क्या बोला? मैंने कहा सोडियम क्लोराइड का निर्माण। सोडियम एक धातु है और क्लोराइड एक अधातु है। सोडियम 11 पर आता है, क्लोराइड में क्लोरीन 17, मतलब सोडियम क्लोराइड में क्लोरीन 17 पर आती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब भरा जाता है तो सोडियम के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के 7 आते हैं। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और अपने विन्यास को उत्कृष्ट कर लेता है, अर्थात बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन ले आता है और Na+ का निर्माण करता है। जबकि क्लोरीन क्या करता है? Na के द्वारा त्यागे गए 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, Cl- का निर्माण करता है, अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण कर लेता है। ये तो था इसकी स्टार्टिंग। अब बनाता कैसे वो ध्यान दें। नेक्स्ट स्टेप क्या है? Na सोडियम है, इसके बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन है उसे मैं डॉट के द्वारा दर्शाता हूं। इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, देख लीजिए, ये रहा 1 बाह्यतम कोश में, बाहर से 1 बाह्य कोश 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। क्लोरीन का बाह्य कोश 7 इलेक्ट्रॉन। तो कैसे दर्शाया जाएगा वो देखिए, प्लस Cl है। अब इसे डॉट से तो दर्शा नहीं सकते, सेम हो जाएगा, इसलिए इसको क्रॉस दर्शाते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। अभी हमने देखा कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। जो सोडियम के पास फालतू 1 इलेक्ट्रॉन है वो आपको क्लोरीन के पास भेज देना है, और ये आपस में अभिक्रिया कर लेंगे। और ये आपस में क्रिया करेंगे तो Na ने तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, Na+, और Cl ने वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। तो Cl के पास 1 2 3 4 5 6 7 और 1 डॉट। अब 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। और याद रखना,
किताब या बुक में एक चीज और देखिए, यहाँ माइनस लिखा हुआ है, यहाँ लगा दीजिए। बात एक ही है, क्योंकि ये जो डॉट है ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया है तो माइनस आ गया इसके लिए। माइनस किसके लिए आया है? ये जो डॉट इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया है इस सोडियम से, उसकी वजह से इस पे माइनस आ गया। तो इसके कारण अब ये दोनों आपस में मिलेंगे, तो मेरे पास वहां जगह नहीं है, तो आप तीर का निशान आगे लगा देना, मैं इधर की ओर लगा रहा हूं। क्या बनेगा? NaCl, सोडियम क्लोराइड का क्या हो गया? निर्माण। NaCl दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं भाई, ये लो NaCl का निर्माण। बहुत आसान था, थोड़ा समझे आराम से। मेरे पास प्रश्न था सोडियम क्लोराइड का निर्माण, तो मैं कैसे करूंगा? मैं सबसे पहले थ्योरी लिखूंगा, वो थ्योरी आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं साथ साथ समझ लीजिए। हेडिंग है सोडियम क्लोराइड का निर्माण। सोडियम क्लोराइड में सोडियम एक धातु है जबकि क्लोरीन एक अधातु है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और क्लोराइड का परमाणु क्रमांक 17 होता है। कितना होता है? 17। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के भरने के पश्चात सोडियम के बायतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार उसके बायतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सोडियम अपना विन्यास या अष्टक पूर्ण करने के लिए, विन्यास या अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। ये देख लीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर लेता है। तथा क्लोरीन या क्लोराइड अपना बायतम कोश या अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, सोडियम के द्वारा छोड़े गए 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है और क्लोराइड आयन का क्या करता है? निर्माण करता है। तथा सोडियम आयन और क्लोराइड आयन परस्पर क्रिया कर सोडियम क्लोराइड का क्या कर लेते हैं? निर्माण कर लेते हैं। ये चीज थी। मतलब क्या था? बेसिक पहले देसी तरीके से समझे। मैंने शुरुआत में क्या किया, एक तरफ सोडियम लिखा, एक तरफ क्लोराइड लिखा, मतलब क्लोरीन। Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा। दोनों को लिखने के पश्चात मुझे पता लगा कि सोडियम के बायतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन के 7 थे। तो मैंने क्या किया, सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागवा दिया। क्यों? क्योंकि इसके पीछे वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन थे, तो अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो ये जो E- इलेक्ट्रॉन है वो ये खुद ग्रहण कर माइनस बना देता है। जो त्यागता है वो प्लस, जो ग्रहण करता है वो माइनस। अब कैसे करना है? Na के बायतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन तो डॉट दर्शाए, क्लोराइड के साथ थे या क्लोरीन के साथ थे तो 7 क्रॉस दर्शा दिए। अब आपको पता है ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो कोई ना कोई ग्रहण करेगा, वो करेगा Cl। तो ये देखो ग्रहण का लिया गया। फिर ये तीर का निशान मतलब अभिक्रिया का निशान, सोडियम प्लस हो गया, बीच में प्लस सही, ये रहा वो प्लस, बड़ा ब्रैकेट लगाया, Cl लिखा, 7 के साथ इलेक्ट्रॉन जो क्रॉस के द्वारा दर्शाए थे वो 7 लगाए, एक डॉट और आ गया तो ये डॉट लगाया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इसका माइनस हो रहा, ब्रैकेट के बाहर लगाए या ब्रैकेट के अंदर यहां लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक का क्या हो जाएगा? निर्माण। अगर आपको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, एक उदाहरण और करवाता हूं, समझ लेना। अब हम बात करते हैं दूसरा, मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण। अब ध्यान से समझ लेना। मैग्नीशियम क्लोराइड में एक तो मैग्नीशियम है, एक क्लोराइड मतलब क्लोरीन है। आपने गौर किया हो, एक Mg, वैसे Cl2 2 है पर अभी फिलहाल हम एक की बात कर रहे हैं। Mg एक, Cl है। Mg मैग्नीशियम आता है 12, क्लोरीन आता है 17 में। मैग्नीशियम 12 पे, क्लोरीन 17 पे। मैग्नीशियम यदि 12 पे आता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि भरा जाए तो आपको पता है इसके पास 3 कक्षाएं होती है, Kl और M। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 2, 2 8 2 12। क्लोरीन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Kl और M 2 8 7। अब आपने गौर किया ये 2 को 8 कैसे बने? या तो 6 ग्रहण करें या 2 त्यागे। अब 6 कहां से लाए? तो इस 2 को ये त्यागेगा। अब त्यागता है कैसे वो देखेंगे। 2 8 2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा, Mg+2 का निर्माण करेगा और अपने अष्टक को क्या कर लेगा? पूर्ण।
वो कैसे हो गया, बाह्यतम कोश से 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर बाहर वाला कोश ही खत्म कर लिया, और अब बाहर वाला कोश ये L हो जाएगा इसका, और L में 8 है ही, 8। अब आपने गौर किया इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग, पर यहाँ Cl मैंने कितना लिया, 1, तो Cl सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। कैसे, यहाँ देखिए Cl 17, ठीक है, Cl 17 मतलब 2 8 7, तो इसे तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या चाहिए, 1, और ये अपना स्टेप फोन कर लेगा, पर ये 2 त्याग रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करें। आपने गौर देखा हो तो MgCl2 है, तो यहाँ एक Cl और लेना पड़ेगा, ये दूसरा Cl, 2 8 7, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा ग्रहण हो गया। तो देख लीजिए Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, हिसाब देख लो इसका, Cl की मात्रा यहाँ 2 करनी पड़ी, एक Cl ने पहला इलेक्ट्रॉन लिया, दूसरे Cl ने दूसरा इलेक्ट्रॉन लिया, और Cl माइनस माइनस के 2 प्रोडक्ट बना दिए, ये Cl Cl 2 हो गए और Mg+2 1 हो गया। अब ये आपस में विक्रिया कैसे करते हैं वो देखें, नीचे दिखना चाहिए, देख लेना। Mg के पास बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 2 डॉट। Cl कितने लिए जी, 2, तो 1 Cl यहां, 1 Cl यहां, इसके साथ क्रॉस दर्शाने तो 8 7 पूरे दर्शाओ पहले, ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये क्या करेगा, ये Mg अपना 1 इलेक्ट्रॉन तो इस Cl को दे देगा, मतलब इधर, और ये वाला एक इधर दे देगा, तो Mg ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों Cl को दे दिए, तो ये आपस में क्रिया करेंगे। तो मैं ये इरेज कर रहा हूं, इसको उतार लेना भी, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, उतार लेना, ये ऊपर वाला भी। Mg 1 है, Cl2 है, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन Mg से ले लिया, अब Mg+2 बन चुका है, Mg का काम खत्म। अब क्या होगा, ये Cl तो एक इधर और एक यहां, दोनों दिख रहे हैं आपको, ठीक, ये Cl एक क्रॉस यहां, बाकी के 2 के जोड़े हम यहां, 60 एक एक डॉट ग्रहण किया है, माइनस माइनस, सही है, एक एक इलेक्ट्रॉन लिया है, आगे ये तीर का निशान, जो ये तीर के आगे जो आने वाला वहां दिख नहीं रहा, तो मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है ना, मैं थोड़ा इसको ऐसे कर रहा हूं, आप ऐसे ही सीधा ही चलने देना, ठीक है। तो ये दोनों जुड़ेंगे तो MgCl, ये लो, मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण। इजी था, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, चलो ठीक है, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी थ्योरी चलो मैं बता देता हूं। मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण, मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम एक धातु है, जबकि क्लोराइड अर्थात क्लोरीन एक अधातु है। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, जबकि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, अर्थात ये दोनों इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर मैग्नीशियम Mg+2 का निर्माण करता है, तथा क्लोरीन या क्लोराइड के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तथा यहाँ इनकी संख्या 2 ली जाती है, क्योंकि मैग्नीशियम के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया जाता है, तो Cl एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है और दूसरा Cl दूसरे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार 2 Cl माइनस माइनस आयनों का 2 आयनों का निर्माण करते हैं, जो Mg+2 के साथ जुड़कर मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। चीजें मैं आपको अपनी तरफ से करवा रहा हूं, जो बुक में नहीं दी गई, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड और एक सोडियम ऑक्साइड का निर्माण। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, सोडियम ऑक्साइड Na2O। निर्माण बहुत आसान है, मैग्नीशियम Mg ऑक्साइड O। मैग्नीशियम कैसे बनता है, मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि बढ़ी जाए, तो मैंने आपको बताया था ये 12 पर आता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 होगा। ऑक्सीजन 8 पर आता है, तो इसके पास 2 कक्षाएं होती हैं, K और L, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 6, तो इस 6 को 8 बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इस M में 2 इलेक्ट्रॉन फालतू है, तो ये 2 त्यागेगा। तो मैं पहले इसका प्रोसेस करवाता हूं, फिर इसका करवाऊंगा, तो ये बाद में करते हैं, पहले ये देखें। Mg क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा,
Mg+2 और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर। यहाँ विन्यास 2 8 2 और यहाँ 2 और 8, यहाँ 12 और यहाँ 10, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग। ऑक्साइड O 2 और 6 8 पर आता है, तो ये 2 त्यागे हुए, ये 2 ग्रहण करेगा और क्या बना लेगा, तो O-2, मतलब 2 8 2 8 10 इलेक्ट्रॉन पूरे। तो मैं इसको इरेज करता हूं, इसकी फिर मैं समीकरण बना देता हूं, ठीक है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा, आसान है इसको बनाना। देखें Mg कितने हैं, 1। कैसे Mg इसका सूत्र था, Mg के पास बायतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, जो 2 निकालते हैं वही लिखते। ऑक्सीजन 1, क्यों, इसके बायतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है। दोनों इसको देगा तो अभिक्रिया होगी, या तो Mg+2 बन जाएगा और साथ ही साथ ऑक्सीजन 1 2 3 4 2.6 और 2 8 ये लो, ठीक है। वो Na2O मिटा रहा हूं मैं, सोडियम ऑक्साइड भी हम बनाएंगे इसके बाद। तो ये देख लीजिए, ऐसे आपको एक तीर का निशान फिर लगाना है। आपने गौर किया तो यहां बना MgO, क्या बना MgO, और यहां -2। अब ये 2 से 2 कट जाता है, मैंने आपको पहले भी निर्माण सिखाया हुआ है। ये तो धातुओं का निर्माण है, मैंने यौगिकों का सूत्र बनाना समझाया था। Mg के ऊपर O होता है, तो Mg के ऊपर +2 होता है, O के ऊपर -2 होता है। ये 2 यहां और ये 2 यहां, 2 से 2 कट गया, MgO आ गया। ऐसे ही MgO का निर्माण हुआ है, बस ये चीज थी कि आपको समझ में आए। टॉपिक ज्यादा हार्ड नहीं, इजी है। अब बात करते हैं सोडियम ऑक्साइड का निर्माण, सबसे आसान। सोडियम 11 पे, ऑक्सीजन 8 पे। पहली कक्षा में यदि इलेक्ट्रॉन का विन्यास भरा जाए या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा जाए 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी में 1। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 6। सोडियम के पास बायतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो आपको पता है सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बना लेता है, और यही इलेक्ट्रॉन हमारा ऑक्सीजन ग्रहण करके किसका निर्माण करेगा, किसका निर्माण करेगा, O सिंगल। पता है ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर तो इस कारण आपने यहां गौर किया होता, सोडियम के 2 हैं, क्या है, 2 हैं। तो यहां आप 2 सोडियम ले लीजिए, तो यहां भी 2 आएगा और यहां भी इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2। तो यहां भी कितने आएंगे, 2, और यहां भी 2, और ये 8। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि आपने गौर किया होगा सोडियम Na2O होता है, सोडियम ऑक्साइड, यहाँ Na2 है, तो मैंने इसलिए यहाँ 2 अलग अलग Na लिखने की बजाय 1 ही लिख दिया। आप चाहे 2 लिख सकते हैं अलग अलग, तो 1-1 इलेक्ट्रॉन 2 जुड़ेंगे, पर यहाँ तो 2 ही एक साथ जुड़ेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है और ऑक्साइड का निर्माण करता है, जबकि सोडियम एक सोडियम 1 ही इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, तो 2 सोडियम चाहिए होंगे, जो कि हमें पता है। हमने अलग अलग लिख दीजिए Na 2 बार, या 1 लिख दीजिए, आपकी इच्छा है। तो ये बनेगा कैसे, यहाँ देखें, 1 ऑक्सीजन और 2 सोडियम। तो मैं पहले सोडियम लिख देता हूं, देखो 1 सोडियम यहां, 1 सोडियम यहां। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, 1 सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया। आपस में इन्होंने क्रिया की, सोडियम तो देखो Na+ हो गया। अब यहां 2 लगा दीजिए, क्योंकि यहां 2 Na है, और ये जो ऑक्साइड है या ऑक्सीजन है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को ले लेता है, मतलब 2 डॉट सोडियम से ले लेता है। ये आपस में जुड़ेंगे और Na2O का क्या कर लेंगे, निर्माण। क्यों, क्योंकि यह -2, ये -2 यहां और ये 1 यहां, Na2O का निर्माण हो गया, सोडियम ऑक्साइड बन गया। तो नेक्स्ट टॉपिक आप पीछे ये व्हाइट बोर्ड पे देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, अभी हमने आयनिक यौगिकों का निर्माण ही पढ़ा था। आयनिक तो थे धातु और अधातु से आयन का बनना, या धातु या अधातुओं से आपस में क्रिया, या धातु या धातु से यौगिकों का निर्माण, उसमें आयन ही बन रहे थे, धनायन और अनायन
आप जानते हैं। अभी हम उसी की प्रकृति के बारे में बात करेंगे, मतलब उनके गुण धर्म या प्रॉपर्टीज क्या है। पहला भौतिक प्रकृति, मतलब हम आयनिक यौगिकों की भौतिक प्रकृति पढ़ रहे हैं। आयन दो प्रकार के होते हैं, धनायन जिनके ऊपर प्लस हो, ऋणायन जिनके ऊपर माइनस हो। धनायन व ऋणायन के मध्य प्रबल आकर्षण बल के कारण। अब प्रबल आकर्षण बल कैसे? क्योंकि आपने देखा होगा कि धनायन प्लस और ऋणायन माइनस प्रकृति का होता है और ये आपस में प्रबल मतलब मजबूती से जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? प्रबल, मतलब इनमें बहुत ज्यादा आकर्षण बल होता है, क्योंकि ये दोनों विपरीत प्रकृति होती है और विपरीत प्रकृति आपस में प्रबल मजबूत या आकर्षण बलों के द्वारा जुड़े होते हैं। धनायन व ऋणायन के मध्य प्रबल आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस होते हैं। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इनके मध्य स्थान बहुत कम होता है। जैसे मैं आपको एक व्यवस्था बताता हूं, ये देख लीजिए, सोडियम के अणु ऐसे जुड़े होते हैं क्लोराइड के साथ, तो आप देख पा रहे होंगे कि एक अणु के साथ दूसरा और दूसरे के साथ तीसरा जुड़ रहा है और इनके बीच में गैप देख लीजिए बहुत कम है। ये इसका गैप है, ये बहुत कम है। तो ये जो गैप अर्थात इनके अंदर अधिक स्थान है वो बहुत कम होते हैं। इसके कारण ये प्रबल आकर्षण बलों के द्वारा जुड़े होते हैं और ये ठोस होते हैं। परंतु हर आयन ठोस नहीं होता, कुछ आयन भंगुर प्रकृति के होते हैं, अर्थात ऐसे तत्व जिनको फिंगर रखते या थोड़ा सा दाब डालते वो टूट जाते हैं या टुकड़ों में टूट जाते हैं। ऐसी प्रकृति क्या होती है? भंगुर होती है। तो भौतिक प्रकृति पहली आयनिक यौगिकों की, धनायन तथा ऋणायन के मध्य प्रबल आकर्षण बल होते हैं जिनके कारण ये ठोस होते हैं तथा ये यौगिक भंगुर प्रकृति के भी होते हैं और थोड़ा सा दाब डालने पर टूट भी जाते हैं। पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। दूसरा गलनांक व क्वथनांक, मैंने आपको समझा दिया था गलनांक और क्वथनांक क्या होता है। गलनांक का मतलब होता है धातु अर्थात ठोस का द्रव में बदलना, जबकि क्वथनांक का मतलब होता है द्रव का गैस में बदलना। क्वथनांक का मतलब होता है द्रव से गैस में बदलना, जबकि गलनांक का अर्थ होता है ठोस से द्रव में परिवर्तित होना। मतलब गलनांक मतलब गलना और गलती सिर्फ ठोस गलकर क्या बनाते हैं? द्रव। और क्वथनांक का मतलब होता है द्रव से गैस का बदलना। तो इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। कारण क्या है? क्योंकि ये प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण बलों के द्वारा जुड़े होते हैं। जो इनमें आकर्षण बल लगता है, जो प्रबल होता है, उसका नाम क्या है? अंतर, अर्थात इनमें अंतर है आयनिक, क्योंकि आयन है और ये आपस में जुड़े हुए हैं। इसके कारण इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। तो आपको सीधा सा लिखना है कि आयनिक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। क्यों? तो आप डायरेक्ट आंसर देंगे क्योंकि आयनिक यौगिकों के मध्य अंतर आयनिक आकर्षण बल होता है जिसके कारण ये प्रबल या मजबूत होते हैं। घुलनशीलता, आयनिक यौगिक जल में तो घुल जाते हैं क्योंकि वो वियोजित हो जाते हैं, अर्थात धनायन और ऋणायन में परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात वो घुल जाते हैं। जबकि पेट्रोल व केरोसिन में, जबकि केरोसिन व पेट्रोल जैसे विलायकों में घुलनशील होते हैं। क्यों? क्योंकि ये पेट्रोल और केरोसिन जैसे कार्बनिक यौगिकों में, ये कार्बनिक यौगिक होते हैं जैसे कार्बनिक यौगिकों में आयनित नहीं होते, अर्थात वियोजित नहीं होते, टूटते नहीं है। जब तक ये टूटेंगे नहीं तो ये जल में घुलेंगे नहीं। जैसे नमक ले लूं मैं, नमक को आप जैसे जल में डालोगे तो ये Na+ और Cl- में टूटेगा, और ये जो Na+ और Cl- है यही तो जल में घुल रहे हैं। जबकि ये केरोसिन और पेट्रोल जैसे विलायकों में आयनित नहीं होते, अर्थात ये टूटते नहीं है, इसलिए ये घुलते नहीं। आपको कारण नहीं बताना, आपको लिखना है आयनिक यौगिकों के भौतिक गुणों में घुलनशीलता। तीसरा है कि घुलते हैं या नहीं, तो आप लिखोगे कि जल जैसे विलायकों में तो आयनिक यौगिक घुलनशील होते हैं, जबकि केरोसिन व पेट्रोल जैसे यौगिकों या विलायकों में ये अघुलनशील होते हैं, अर्थात घुलते या वियोजित नहीं होते हैं। इसका चौथा पॉइंट देख लीजिए, बहुत आसान है, चालकता, विद्युत चालकता। मैं लिख नहीं रहा क्योंकि थोड़ा ज्यादा आसान है, इसलिए मैं बता देता हूं। चौथा पॉइंट है विद्युत चालकता। क्या है? विद्युत चालकता। तो आप इसको लिख लीजिए या समझ लीजिए, या चालन, विद्युत चालन या चालकता, कोई फर्क नहीं पड़ता। विद्युत चालन या विद्युत चालकता, कोई फर्क नहीं है। याद रखना, आयनिक यौगिक का विद्युत का चालन करते हैं। कैसे? एक विद्युत का चालन करने के लिए क्या चाहिए? आयन सही होते हैं, धनायन या ऋणायन।
याद रखना, जिस भी विलयन में या यौगिक के अंदर आपको धनायन और ऋणायन मिल जाए, अर्थात आयन मिल जाए, या धनायन मिले या ऋणायन, तो वहां विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो याद रखना, आयनित यौगिक जल में घुलकर आयनों का निर्माण करते हैं, इसलिए इनमें विद्युत का चालन होता है। परंतु आयनिक यौगिक, जो आयनिक यौगिक ठोस होते हैं, उनमें विद्युत का चालन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वे प्रबल अंतः आयनिक आकर्षण बलों के द्वारा जुड़े होते हैं, जिसके कारण वो टूटते नहीं है, अर्थात वो वियोजित नहीं होते, इसलिए वो जल में या जल के बाहर चालन नहीं करते। मैंने ये समझाया विद्युत की चालकता। आयनिक यौगिक विद्युत का चालन करते हैं या विद्युत के चालक होते हैं, क्योंकि ये जल में घुलकर या किसी यौगिकों में घुलकर वियोजित होते हैं, जिनके कारण इनमें धनायन या ऋणायन उपस्थित होते हैं, जो विद्युत धारा को प्रवाहित करने में रास्ता या स्थान या पथ प्रदान करते हैं, अर्थात इनमें विद्युत धारा का या विद्युत का प्रवाह होता है। कुछ आयनिक यौगिक ठोस होते हैं। क्यों ठोस होते हैं? हमने पढ़ा था क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें प्रबल अंतर आकर्षक बल होता है या आकर्षण बल होता है। तो ऐसे ही ठोस आयनिक यौगिकों में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनमें प्रबल अंतः आणविक बल होते हैं और इनके कण पास पास होते हैं, जिसके कारण ये आयनित नहीं होते या टूटते नहीं है जल्दी से, इसलिए विद्युत का चालन नहीं करते। जबकि आयनिक यौगिक जब गलित अवस्था में होते हैं, अर्थात जब इनमें पानी या जल मिला होता है, तब ये विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि ये आयनिक यौगिकों में या आयन्स में क्या हो जाते हैं? वियोजित हो जाते हैं। मैंने ये समझाया है कि आयनिक यौगिक विद्युत धारा के प्रति चालक होते हैं, क्योंकि ये जल में घुलकर वियोजित अर्थात आयन का निर्माण करते हैं, जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। कुछ आयनिक यौगिक ठोस होते हैं, जिनमें विद्युत का चालन नहीं होता, क्योंकि इनके मध्य प्रबल अंतः या अंतर आकर्षक बल होता है, जिसके कारण इनके कण बहुत पास पास होते हैं और विद्युत का चालन नहीं करते। जबकि ये गलित अवस्था में होते हैं, अर्थात जब इनमें जल मिला होता है, तब ये विद्युत का चालन करते हैं। क्यों? क्योंकि तब ये वियोजित हो जाते हैं, अर्थात आयनों में टूट जाते हैं। इसी के साथ ये टॉपिक पूरा आ गया, आयनिक यौगिकों के गुण धर्म। अब मैं आपको दो लास्ट परिभाषा समझाता हूं, बहुत आसान है। अब आया है नेक्स्ट टॉपिक, लिख लीजिए, तो मैं लिख देता हूं। तो हेडिंग है धातुओं की प्राप्ति। इस टॉपिक को करने के लिए आपको कुछ चीजों का पता होना चाहिए, जैसे खनिज किसे कहते हैं, अयस्क क्या होता है, सांद्रण क्या होता है। तो मैं आपको वो चीजें बता देता हूं। पहले हम एक लैंग्वेज पढ़ते हैं खनिज, और फिर पढ़ते हैं अयस्क, और फिर पढ़ते हैं सांद्रण। पहले खनिज का, तो सीधी सी बात है, पृथ्वी के भूपरपट्टी या भूपटल, खनिज पृथ्वी के भूपरपट्टी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिकी खनिज कहलाते हैं। पृथ्वी के भूपरपट्टी या भूपटल पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिकी खनिज कहलाते हैं, जो प्रकृति में मिलते हैं, हम नहीं बनाते, हमें प्रकृति में अर्थात जमीन खोदने पर जो तत्व प्राप्त होते हैं, यौगिक प्राप्त होते हैं, वे खनिज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? खनिज। इसी के सीरीज में अयस्क देख लीजिए क्या होते हैं। वे प्राकृतिक खनिज जिनसे किसी धातु का व्यवसायिक निष्कर्षण किया जा सके, अर्थात व्यापार के लिए धातुओं को निकाला जा सके, वे खनिज अयस्क कहलाते हैं। वे प्राकृतिक खनिज जिनसे किसी धातु का व्यवसायिक निष्कर्षण किया जा सके, अयस्क कहलाते हैं। आप समझ गए होंगे, पृथ्वी की भूपट्टी पर जो तत्व या यौगिक पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप से, वे खनिज कहलाते हैं। और अयस्क सबसे आसान, वे प्राकृतिक खनिज जिनसे किसी धातु का व्यवसायिक अर्थात व्यापार के लिए निष्कर्षण किया जा सके, अर्थात उन्हें अलग किया जा सके, वे अयस्क कहलाते हैं। और सांद्रण क्या है? किसी अयस्क से
मतलब अयस्कों से मूल धातु को प्राप्त करने की विधि या प्रक्रिया सांद्रण कहलाती है। क्या? अयस्कों से मूल धातु या जो मुझे चाहिए धातु, उस धातु को प्राप्त करने या अलग करने या निष्कर्षण करने या बाहर निकालने की प्रक्रिया या विधि सांद्रण कहलाती है। तो आपने खनिज समझा, अयस्क समझा, सांद्रण, खनिजों से अयस्क, अयस्क से सांद्रण। सांद्रण एक क्रिया है जिससे मूल धातु प्राप्त की जा सकती है। अयस्क वे प्राकृतिक खनिज होते हैं जिनसे धातु प्राप्त की जा सकती है, और खनिज प्रकृति में पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को कहते हैं। तो आज तो हमने ये टॉपिक पढ़ लिया, आज हमने ज्यादा तो नहीं किया। धातुओं से या धातु रह धातु से आयनिक यौगिकों का निर्माण पढ़ लिया, जिसमें MgCl2, NaCl और Na2O और MgO का निर्माण किया। उसके पश्चात हमने कुछ टॉपिक पढ़ा जो थे आयनिक यौगिकों के गुण धर्म, जो 4 पॉइंट हमने समझे। और आज हमने एक लास्ट हेडिंग लिखकर छोड़ी, धातुओं की प्राप्ति, जिसमें हमने खनिज, अयस्क और सांद्रण के बारे में सिर्फ परिभाषा पढ़ी। अब अयस्क का एक उदाहरण लिखता हूं। जैसे एल्यूमिनियम प्रकृति में 2 खनिजों के रूप में मिलता है। कितने रूपों में? 2 खनिज के रूप। पहला बॉक्साइड और दूसरा मिट्टी। बॉक्साइड का Al2O3.2S2 के रूप में, और मिट्टी के रूप में Al2O3.2SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड 0.2 जल के रूप में प्राप्त होता है। बॉक्साइड ऐसे लिखते हैं भी, हाँ बॉक्साइड। तो ये थे अयस्कों का 2 उदाहरण। एल्यूमिनियम के 2 खनिज मिलते हैं प्रकृति में, एक बॉक्साइड Al2O3.2S2 के रूप में, एक मिट्टी के अंदर Al2O3.2SiO2.2 जल के अणु। बस इस रूप में। बाकी जो इसका प्रोसेसिंग है वो हम कल करेंगे। आप सक्रियता श्रेणी को ढंग से पढ़ लीजिए, क्योंकि कल सक्रियता श्रेणी के बारे में समझेंगे, उसी से धातुओं का निष्कर्षण किया जा सकता है। और कल हम इस वीडियो अर्थात इस लेक्चर को फिनिश कर देंगे। इस लेक्चर को मतलब ये लेक्चर तो आज समाप्त हो रहा है, ये लेसन का लास्ट लेक्चर कल आएगा, और कल ये लेसन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम 4th लेसन करेंगे। जो इस वीडियो को देख रहा है 2 मिनट रुक जाएं, पहले लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें।